तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और उसी क्रम में आज फिर एक कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। कल जो मैंने कहानी सुनाई थी एक ऐसे सीरियल किलर की जिसने लगभग 17 साल की उम्र में ही ऑन द रिकॉर्ड 17 लोगों की जानें ली। ऑफ द रिकॉर्ड तो शायद कोई आंकड़ा ही नहीं कि उसने कितने लोगों को मारा। ऐसा सीरियल किलर जिसकी वजह से लॉकडाउन भी लगा। एक ऐसा दरिंदा जो किसी को भी बिना कारण से मारता था। वो एक जगह अपनी बंदूक को एम करता था, एम करने के बाद गोली चलाता था। जो भी उसके सामने आता था उसे गोली लग जाती थी। इस आदमी का ना कोई फिक्स टारगेट था, ना कोई फिक्स आदमी था कि इसे ही मारना है। ये बस एम लेता, एम लेके गोली चला देता। गोली के सामने जो भी आता गोली उसे लग जाती। और महज 10-20 दिनों में ही इसने 17 लोगों की ऑन द रिकॉर्ड जान ली। तो जब ये कहानी मैंने सुनाई तो उसमें मैंने एक गलती की थी। चूँकि 9/11 बार बार बोल रहा था तो गलती से कई बार साल 2011-12 भी निकल गया, जबकि ये घटना साल 2002 की थी। तो उसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहूँगा। और अगर आप अभी तक इस कहानी को नहीं सुने हैं तो कल की कहानी आप ज़रूर सुनिएगा, काफ़ी अच्छी कहानी है। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। इस कहानी के आगे पीछे कुछ कहूँगा नहीं, मैं इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन दूंगा। सीधा कहानी शुरू करूँगा और शुरू करने में ही इस कहानी में ज़्यादा मज़ा है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 4 जनवरी साल 2011। कहानी बिहार की है। कहानी बिहार का एक विधानसभा है। एक विधानसभा लगती है बिहार में, पूर्णिया। पूर्णिया की विधायक का घर है। विधायक जी लगभग 4 बार उस तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2011। कहानी बिहार की है। कहानी बिहार की एक विधानसभा पूर्णिया की है। दरअसल पूर्णिया के जो विधायक थे राजकिशोर केसरी 4 बार से विधायक रह चुके थे। 4 बार के विधायक का मतलब आप सोच सकते हैं कि इस आदमी का कैसा दबदबा रहा होगा, कैसा रसूख रहा होगा। पूरे इलाके में इस विधायक की इज्जत थी। राजकिशोर केसरी का दबदबा था। इनके खिलाफ कई मामले भी चल रहे थे। हाल में ही इन्होंने चुनाव जीता था साल 2010 में। चुनाव जीतने के बाद ये अपने घर पे बैठे थे। जो भी फरियाद वगैरह आती थी उन फरियाद को सुनते थे। और इसी क्रम में 4 जनवरी साल 2011 ठंडी का मौसम था। यानी ठंडी का आकलन आप इसी बात से कर सकते हैं कि आज के 3 दिन पहले कैसी ठंडी रही होगी। काफ़ी ठंडी का माहौल था। विधायक जी अपने घर पे बैठे थे। जो भी फरियादी आए थे उनकी फरियाद को सुन रहे थे, उनकी दिक्कतों को नोट कर रहे थे। उससे संबंधित जो भी अधिकारी थे उनको फ़ोन करते, इस आदमी को जो भी कंप्लेन करता इसे खुश करने की कोशिश करते, आश्वासन दे रहे थे कि आपकी शिकायत दूर हो जाएगी, आप परेशान मत होइए। ये सारी चीज़ें चल ही रही थी। तभी अचानक से एक महिला बार बार विधायक से मिलने के लिए जिद करने लगती है और कहती है कि मेरा मिलना बहुत ज़रूरी है। महिला शादीशुदा थी। शॉल वगैरह ओढ़ के बैठ रही थी, ठंड से कांप रही थी और कह रही थी कि साहब ठंड बहुत ज़्यादा है, मुझे विधायक जी से मिलने दिया जाए। विधायक जी से मिल लूँगी, मेरा काम हो जाएगा। सारे लोग कहते हैं कि आप अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए, आपकी बारी आएगी, विधायक जी आपसे ज़रूर मिलेंगे, आपकी समस्या सुनेंगे। विधायक जी तो आपके लिए ही बैठे हैं। महिला बार बार कहती, फिर भी जैसे तैसे सारे लोग उसे समझाते हैं। समझाने के बाद इस महिला को शांत कराते हैं। थोड़ा समय बीतता है। बीतने के बाद इस महिला की बारी आती है। महिला अंदर जाती है। जाने के बाद विधायक जी से पूछते हैं, जो राजकिशोर केसरी हैं, पूछते हैं कि बताइए बहन जी आपको क्या समस्या है, आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप अपनी सारी समस्या बताइए, थोड़ा जल्दी बताइए, मुझे थोड़ा जल्दी है। अब ये बात जैसे ही विधायक बोलते हैं तुरंत ही ये महिला कहती है कि आज तो बड़ी जल्दी दिखा रहे हैं विधायक जी, जब रेप कर रहे थे तो उस टाइम जल्दी नहीं थी क्या। अब एक विधायक के सामने एक महिला ऐसी आपत्तिजनक बात कह रही थी। एक तरफ से सारे लोग चौंक जाते हैं। ये महिला कौन है, क्या बोल रही, विधायक जी के साथ किस तरह की बात कर रही है, ऐसा अशिष्ट व्यवहार दिखा रही है, बड़ी बदतमीज महिला है। सारे लोग डांटने फटकारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं और इससे पहले भी विधायक अगर कुछ बोल पाता, ये महिला अपना शॉल हटाती है। शॉल के अंदर इसने चाकू छुपा रखी थी। सीधा सीधा ये विधायक जी के ऊपर टूटती है और इससे पहले कि कोई मदद कर पाता, कोई बीच बचाव कर पाता,
विधायक के ऊपर इसने अनगिनत चाकू से वार किए। विधायक खून से लथपथ हो जाते हैं, जमीन पे गिरते हैं, जमीन पे गिरने के बाद तड़पने लगते हैं। अब विधायक के समर्थक या फिर आसपास के जो सिक्योरिटी वाले थे, जो गनर थे, ये चीज़ जब देखते हैं तो इनको एक तरह से समझ नहीं आता कि 3-4 मिनट में ही ये क्या हो गया, ये कौन महिला है, विधायक को चाकू मार चुकी, विधायक जमीन पे गिरा है, दर्द से कराह रहा है। सारे लोगों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या। जैसे तैसे करके सारे लोग अपने आप को संभालते हैं। संभालने के बाद उनके ग्रुप का एक हिस्सा विधायक को लेकर फौरन हॉस्पिटल भागता है और दूसरा हिस्सा इस महिला के ऊपर टूट पड़ता है। आधे लोग इस विधायक को लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे, आधे से ज़्यादा लोग इस महिला को मार पीट रहे थे, लातों से, घूसों से मारते हैं, मारने के बाद जमीन पे गिरा देते हैं। गिराने के बाद भी जिसके हाथ जो आ रहा था उसी के साथ इस महिला पे टूट रहा था, क्योंकि भाई मामला उनके माननीय विधायक जी के ऊपर हमले का था। सारे लोग इस महिला को तब तक मारते हैं जब तक ये महिला मरी नहीं हो जाती। इधर ये विधायक हॉस्पिटल पहुंचते हैं और जैसे ही डॉक्टर साहब इनकी नब्ज टटोलते हैं, आला लगा के सीने की धड़कन चेक करते हैं, तो न नब्ज में कोई हरकत थी, न सीने में कोई धक धक थी। यानी विधायक जी के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। यानी एक महिला विधायक के घर में घुस के एक विधायक की हत्या कर चुकी थी। मामला तेजी से आग के साथ फैलता है, पूरे शहर में आग लग जाती है, एक तरह से हड़कंप मचती है। सारे लोग उस महिला को मार पीट रहे थे। फौरन पुलिस पहुंचती है, जैसे तैसे करके उस महिला को बचाती है, बीच बचाव करती है। महिला इस कदर घायल थी कि ना तो उससे कुछ पूछा जा सकता था, ना ही उससे कुछ कहा जा सकता था। पुलिस वाले इस महिला को लेते हैं, लेने के बाद हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। उसके बाद इस महिला के ठीक होने का इंतजार करते हैं। लेकिन आप सोच के देखिए कि एक विधायक के कत्ल का मामला था, मामला कितना बड़ा था। लिहाजा अब उस विधानसभा के साथ साथ, उस प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की जनता भी दो पक्षों में बंट चुकी थी। आप में से कई लोगों ने इस मामले को सुना होगा। जिसके पास भी खबर गई वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा था। मामला बीजेपी के विधायक का था, लिहाजा कोई इस मामले में कुछ बोलने से भी डर रहा था, इसलिए आपने किसी के मुंह से इस कहानी को सुना भी नहीं होगा। उप मुख्यमंत्री जो थे उस समय सुशील मोदी थे। सुशील मोदी के बहुत खास थे राजकिशोर केसरी। यानी ये सीधा सीधा मामला उप मुख्यमंत्री की एक तरह से कॉलर पे जा रहा था। अब इस महिला ने इस विधायक को इस तरह से क्यों मारा, घर में घुस के कत्ल क्यों किया, लोग तरह तरह के कयास लगा रहे थे। अब महिला भी घायल थी, कुछ बताने की हालत में नहीं थी। और जितने दिन तक ये महिला घायल रही और जितने दिन तक इस महिला ने अपना मुंह नहीं खोला, कोई इस महिला को सुपारी किलर कहता, कोई इस महिला को विपक्ष का एजेंट कहता, यहाँ तक कि इस महिला को आतंकवादी तक घोषित किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही ये सारी चीज़ें चल ही रही थी कि अचानक से जब ये महिला होश में आती है और जब पुलिस वाले इससे पूछते हैं और ये महिला अपना मुंह जब खोलती है, तो ये महिला कुछ ऐसी बात बोलती है जिसे सुनने के बाद सारे पुलिस वालों की और सारी जनता की, सारी राजनीतिक पार्टियों की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। दरअसल इस महिला ने कहा कि मैंने कत्ल भले ही किया, लेकिन ये कत्ल ना किसी के कहने पे किया, ना किसी की रंजिश में किया। इस विधायक ने मेरा रेप किया था और मैंने रेप का बदला खून से लिया। अब ये बात जैसे ही मीडिया में बाहर आई तो अब एक तरह से मीडिया, पब्लिक, सारे लोग, सारी राजनीतिक पार्टियां दो पक्षों में बंट गई। एक जो इस महिला के समर्थन में अब खड़े हो गए, जगह जगह मार्च लगने लगे, जगह जगह मोर्चा निकलने लगा, जगह जगह इस महिला के समर्थन में नारे लगने लगे कि अगर इस महिला के साथ रेप हुआ, उसके बाद इसने मर्डर किया, तो मर्डर कोई गलत नहीं था। और एक तरफ इस विधायक के पक्ष वाले लोग इस महिला को झूठा बता रहे थे, इस महिला के ऊपर तरह तरह के लांछन लगा रहे थे, मनगढ़ंत बातें बता रहे थे। सारी चीज़ें चलती रहती हैं, पुलिस वाले इस मामले की पूछताछ करते रहते हैं। और जैसे ही इस कत्ल के 5-6 दिन बीतते हैं और चूँकि मीडिया और पब्लिक का प्रेशर ऐसा होता है वहाँ की सरकार पे, नीतीश कुमार उस समय के मुख्यमंत्री थे, ऐसा प्रेशर ऐसा बनता है सरकार के ऊपर, क्योंकि लोगों का कहना था कि अगर सरकार जांच करेगी तो शायद इस मामले में निष्पक्ष जांच ना हो, इसलिए इस मामले की सीबीआई जांच करनी चाहिए। इस बात को जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार वो भी सुनते हैं और सुनने के बाद सीबीआई जांच की मांग करते हैं। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री सीबीआई जांच की मांग करते हैं, फौरन सुशील मोदी
जो उप मुख्यमंत्री थे वो कहते हैं कि सीबीआई जांच की कोई आवश्यकता नहीं, मामला ओपन एंड शट है। यानी अब एक पार्टी जो गठबंधन में थी उसमें भी तकरार होने लगी। समय धीरे धीरे बीतता गया, जैसे तैसे करके मामला सीबीआई को जाता है। सीबीआई पे जब मामला जाता है और जब सीबीआई वाले इससे पूछताछ करते हैं इस महिला से जिसका नाम था रूपम पाठक, जब रूपम पाठक से पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि सही सही बताओ तुमने कत्ल क्यों किया, किसके कहने पे किया, कितने पैसे लिए, तमाम तरह की बातें जब इस महिला से सीबीआई वाले करते हैं तो ये महिला कहती है कि अगर आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो आप साल 2010 के हार्ड थाने की रिपोर्ट को मंगवा लीजिए। मैंने उस थाने में जाके 2010 में ही रिपोर्ट लिखाई है और ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है। अब ये बात जब सीबीआई वाले सुनते हैं और साथ ही मीडिया वाले जानते हैं तो ये मामला इस कदर उलझता जाता है। और फिर जब मामला 2010 का निकल के सामने आता है और जो कुछ उस मामले में तहरीर दी थी वो तहरीर मैं आपको सुनाता हूँ, उस शिकायत में आपको इस महिला की बताता हूँ। दरअसल ये महिला एक दूसरी जगह से साल 2006 में बिहार शिफ्ट हुई थी। बिहार शिफ्ट होने के बाद अपने पति के साथ कुछ करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए प्लान करती है। प्लान के साथ ही इसने एक पब्लिक स्कूल खोला, राजहंस पब्लिक स्कूल, और ये पब्लिक स्कूल इसी पूर्णिया विधानसभा में था। स्कूल खुलता है, स्कूल खुलने के बाद जाहिर सी बात है कहीं का भी स्कूल होगा, वहाँ अगर कोई फंक्शन होगा तो उस समय के जितने भी लोकल पॉलिटिशियन होंगे उनको बुलाया जाएगा, किसी अच्छे आईएएस अधिकारी को बुलाया जाएगा या फिर पीसीएस को बुलाया जाएगा। हर स्कूल में यही होता है। अब यही चीज़ें ये महिला भी करती है। और 18 अप्रैल साल 2007 को ये विधायक जी को जाती है, बाकायदा न्योता देती है आने के लिए, इनवाइट करती है कि आपको आना है, हमारे स्कूल में वार्षिक उत्सव है। अब ये फरियाद जब विधायक जी सुनते हैं तो अपने दल बल के साथ और अपने सेक्रेटरी विपिन के साथ वहाँ पे पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद अपना भाषण वगैरह देते हैं। भाषण वगैरह देने के बाद महिला जो रूपम पाठक थी वो अनुरोध करती है कि हमारे स्कूल तक कोई सड़क नहीं आ रही, तो कृपया आप सड़क की व्यवस्था करा दीजिए। अब ये फरियाद विधायक जी सुनते हैं, चूँकि सामने जनता बैठी थी, बच्चे बैठे थे, तो विधायक जी कहते हैं कि ठीक है, आपकी जो भी डिमांड है पूरी हो जाएंगी। अब ये बात विधायक जी बोलते हैं, बोलने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। समय बीतता है, उसके बाद जो रूपम पाठक है वो विधायक जी से मिलने के लिए उनके घर पे जाती है कि देखने के लिए कि क्या कार्रवाई हुई, सड़क बनेगी या नहीं बनेगी। वकील साहब ने, माफ़ कीजिएगा, विधायक जी ने कोई कागज़ वगैरह साइन किया या नहीं किया। तो जैसे ही ये महिला पहुंचती है विधायक जी के घर, विधायक जी अपने बेड पे लेटे थे, महिला आती है, सेक्रेटरी साहब कमरे में जाने का इशारा करते हैं। जैसे ही महिला कमरे में जाती है, सेक्रेटरी साहब जो विपिन थे कमरे को बाहर से बंद कर देते हैं। इसके बाद विधायक जी इस महिला के साथ रेप करते हैं। रेप करने के बाद दरवाज़ा खुलता है, महिला बाहर आती है। अब इसके बाद बारी सेक्रेटरी विपिन की थी। विपिन इस महिला को अपने घर पे लेके जाते हैं। जाने के बाद इसका रेप करते हैं। रेप करने के बाद ये महिला वहाँ से चली जाती है। अब चूंकि ये सारी एफआईआर, सारी कंप्लेन 2010 में लिखाई जा रही थी और ये समय था चुनाव का, लिहाजा इस मामले को कई अलग अलग एंगल से देखा गया। किसी को लगा कि शायद विधायक जी का टिकट रोकने के लिए उनके ऊपर लांछन लगाया जा रहा, किसी को लगा कि कोई और बात है। 28 मई साल 2010 को ये कंप्लेन लिखाई गई और 31 अगस्त को पुलिस ने चाहे जैसे जांच किया, चाहे जैसे पड़ताल किया, पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी कि इस मामले में कोई सत्यता नहीं है, ये मामला फर्जी है और इस महिला के साथ कुछ भी नहीं हुआ। अब महिला की बात जब पुलिस नहीं सुनती, महिला कोर्ट में जाती है। 16 सितंबर साल 2010 16 सितंबर साल 2010 में यह महिला कोर्ट में जाती है। कोर्ट में अपने मामले को रखती है। कोर्ट भी मामला एक्सेप्ट करती है और अगली सुनवाई की डेट 25 तारीख को दे देती है, 25 जनवरी साल 2011। साल 2011 25 जनवरी की डेट मिलती है, लेकिन इससे पहले ही ये महिला विधायक का कत्ल कर देती है। अब ये दोनों मामले एक तरह से पैरेलली चलने वाले थे। इधर सीबीआई की मांग भी हो चुकी थी, सीबीआई जांच होती है इस मर्डर में विधायक के। 7 जनवरी साल 2011 से सीबीआई जांच शुरू होती है और 2 अप्रैल साल 2011 कुछ महीनों की जांच के बाद सीबीआई अपना चार्जशीट सबमिट करती है। और इस चार्जशीट में एक बड़ी अजीब बात सीबीआई लिखती है
दरअसल सीबीआई इस चार्जशीट में बता रही थी कि इस महिला ने गैर इरादतन हत्या की, यानी ये मामला 304 का है। अब ये बात जैसे ही इस विधायक के भतीजे सुनते हैं, सीधा सीधा जाते हैं इस मामले का विरोध करते हैं, इस फैसले का विरोध करते हैं। अप्रैल में 304 का मामला बन रहा था, यानी गैर इरादतन हत्या। 10 अगस्त को फिर से ये चेंज किया जाता है और इसे हत्या यानी 302 के तहत रखा जाता है। इसके बाद थोड़ा सा और मामला चलता है। 30 मार्च साल 2012 को इसमें रूपम पाठक दोषी पाई जाती है और 10 अप्रैल साल 2012 को रूपम पाठक को उम्र कैद हो जाती है। इधर रूपम पाठक को उम्र कैद होती है, एक मामला जो सीबीआई कोर्ट के द्वारा फैसला उसमें आ जाता है, लेकिन अभी एक मामला मुंह फाड़े सत्यता को निगलने के लिए मुंह फाड़े तैयार था। एक मामला जो कि मर्डर का था वो तो सुलझ गया, लेकिन अभी एक दूसरा मामला जो रेप का था वो खुलने वाला था। जब इस मामले में फैसला आता है तो रूपम पाठक के जो वकील हैं वो हाई कोर्ट में फिर से अपील कर देते हैं सीबीआई के कोर्ट के फैसले के खिलाफ। इधर ये मामला चलता ही रहता है कि जो ये दूसरा मामला था रेप वाला, अब चूंकि विधायक जी मर चुके थे तो बच्चा जो उनका सेक्रेटरी विपिन था, पीए जो विपिन था, उसको कोर्ट में बुलाया जाता है। मामला चलता रहता है। इधर रूपम पाठक को उम्र कैद हुई रहती है। कई दिनों तक मामला चलने के बाद कई महीने चलते हैं, महीने चलने के बाद सालों चलते हैं, लेकिन साल 2016 में कुछ ऐसा फैसला आता है जिसके बाद ये महिला और इसके ऊपर के हुए जुर्म को जो कोई भी सुनता है, सुनने के बाद रो देता है। दरअसल कोर्ट में ये बात सिद्ध हो जाता है कि इस महिला के साथ रेप हुआ था। इसने दर दर की टोकरें खाई, किसी ने भी इसकी नहीं सुनी, इसके बाद ही इसने मर्डर किया। साथ ही जो जज थे उन्होंने इस सीबीआई के फैसले को भी एक तरह से कटघरे में खड़ा किया कि अगर मामला 304 का था तो बाद में कैसे बदल के 302 कर दिया गया, और अगर 302 का था तो कैसे पहले 304 देखा गया। साल 2016 में जो विपिन थे उनको दोषी पाया गया, उन्हें 10 साल की सजा हुई रेप के केस में, यौन शोषण के केस में, साथ ही 50,000 का अर्थदंड लगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर इस महिला के साथ रेप हुआ था, इसने मुकदमा दायर किया, पुलिस के सामने ये बात रखी, तो पुलिस ने बिना किसी जांच के किस आधार पे इस महिला को बेबुनियाद बता दिया। यहाँ तक कि जो सुशील मोदी थे उन्होंने साफ साफ कहा कि इस महिला को किसी ने पैसे देके अपनी बात को कबलवाया है, किसी ने पैसे देके इस महिला को बहकाया और अपनी बात रखवा रहा है, पार्टी को बदनाम कर रहा है। पुलिस वाले महीनों तक इस मामले में जांच करते, उन्हें एक भी सबूत नहीं मिलता। इस बात पे भी पुलिस के ऊपर सवाल बनता है। और ऐसा कौन सा सिस्टम था, ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो इस महिला को इस कदर मजबूर कर देती है कि अगली डेट 25 तारीख को मिली थी, लेकिन इसे इतना यकीन था कि इस डेट से भी या फिर इस मुकदमे से भी इस महिला को कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। बहरहाल साल 2016 में जब विपिन को 10 साल की जेल हुई तो जो इस महिला की मां है, रूपम पाठक की मां, उनका इंटरव्यू मैंने देखा। उन्होंने कहा कि भले ही कोर्ट ने देर किया, लेकिन आज मेरी बेटी को इंसाफ मिल गया और मुझे कोर्ट से उम्मीद है कि मेरी बेटी की सज़ा भी कम कर दी जाएगी। क्योंकि इसने कत्ल किया है तो सज़ा तो बनती है, लेकिन कोर्ट शायद ही मेरी बेटी की बात को समझे और संभवतः मेरी बेटी की सज़ा को कम करे। ये बात उसकी माँ बोलती है। और इसी एक साल पहले, साल 2022 में उसकी बेटी की शादी थी रूपम पाठक की। बाकायदा ये पैरोल फाइल करती है निकलने के लिए 15 दिन की। सामने के वकील से जब पूछा जाता है, सामने का वकील भी सीधा सीधा कहता है कि मुझे इसके पैरोल से कोई आपत्ति नहीं। इसके बाद ये महिला रूपम पाठक पैरोल पे बाहर आती है। उसके बाद फिर ये जेल जाएगी, जेल में रहेगी, जो चीज़ें होंगी वो होंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी आपके सामने और हमारे सामने वही है कि क्या हमारा समाज, हमारा सिस्टम इस कदर एक महिला को इंसाफ नहीं दिला सकता कि वो महिला खुद अपने हाथों में हथियार उठाती है, अपने रेप का बदला लेती है, और अपने ही ऊपर जुर्म का बदला जब वो लेती है तो उसे पूरी ज़िंदगी सलाखों के पीछे बितानी पड़ती है। तो शायद हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि आज सत्ता के पक्ष में जो लोग बैठे हैं उस किसी भी मामले को किस कदर हजम कर जाते हैं। और कोई भी इस मामले को, बहुत कम कहानी आपको इस मामले पे मिली होंगी, पूरा यूट्यूब मैंने भी सर्च में किया, छान मारा कि कोई भी इस कहानी को अगर सुनाया हो तो शायद मैं ना सुनाऊँ। लेकिन बड़ी हैरानी हुई कि बहुत बड़े बड़े चैनल जो बड़े बड़े दावे करते हैं, ऐसे मामलों में जहाँ किसी विशेष पार्टी के नेता का मामला होता है, उस मामले को छूते तक नहीं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी।
कि कैसे एक रेप का बदला एक महिला ने कत्ल करके लिया, और शायद ना लेती तो उस महिला को इंसाफ भी ना मिलता। तो उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।